हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पेपर की, जो 6 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इसका हमने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें शुरुआती 25 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, और आज पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग 26 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चंस तक सॉल्व करेंगे। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या था। हु रोड द बुक द डेथ ऑफ नेचर्स वुमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। तो बताना है आपको कि बुक डेथ ऑफ नेचर वुमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस के ऑथर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरोलिन मर्चेंट। कैरोलिन मर्चेंट जो है तो बुक लिखते हैं द डेथ ऑफ नेचर्स वुमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। ये बुक पब्लिश होती है 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको ट्रीटीज दिया था, और वो किस ईयर्स में एनेक्ट हुआ या साइन हुआ, उस ईयर से आपको करेक्टली मैच कराना है। तो अंटार्कटिक जो ट्रीटी है ये साइन होती है 1959 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आपकी 1972 में साइन होती है। आउटर स्पेस ट्रीटी आपकी 1967 में साइन होती है, और लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 में साइन होती है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर मैच करने के लिए दे दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अंटार्कटिक जो ट्रीटी है वो 1959 में सॉल्व होती है, और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसको साइंटिफिक जो तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए सभी कंट्रीज के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रीटी है ये 1972 में साइन होती है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में साइन होती है, और लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी आपकी 1963 में साइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, protection of language, script and culture of minorities have been guaranteed through which articles of Indian Constitution। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रोटेक्शंस किया गया है लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का और कल्चर का माइनॉरिटीज के लिए, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 के तहत, जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, उसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर्स को प्रिजर्व करने की बात की है, प्रोटेक्ट करने की बात की गई है माइनॉरिटीज की। करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नमामि गंगे स्कीम एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर नमामि गंगे स्कीम्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट दिया है, इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा। तो रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मिशन है। तो ये बात सही है। द प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2016। तो 2016 में लॉन्च नहीं हुआ है, बल्कि 2014 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। दिस प्रोग्राम हैज बीन बजट आउटले ऑफ 1000 करोड़। तो 1000 नहीं है, बल्कि 20,000 करोड़ के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक, इट हैज द प्रोविजन फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन किया गया है। इट हैज अ प्रोविजन फॉर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग। तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग करने का भी प्रोविजंस जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो आपका बी और सी जो आपका स्टेटमेंट है वो दोनों इनकरेक्ट है। तो आइडेंटिफाई करना था आपको इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट यहाँ पर बी और सी है, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका आंसर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, यानी बी और सी। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि नमाम गंगे जो प्रोजेक्ट है ये गंगा रिवर्स के लिए कंजर्व करने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, मिशन था। नमाम गंगे के लिए जो लॉन्च किया गया था 2014 में लॉन्च किया गया था, इसके लिए जो बजट आउटलेट था वो 20,000 करोड़ था, और इसमें प्रोविजंस किया गया था सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, और साथ ही साथ प्रोविजंस था इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको इंटरनेशनल इवेंट्स दिए हुए हैं, और दूसरे लिस्ट में वो किस ईयर्स में वो इवेंट्स हुए हैं उसको आपको करेक्टली मैच कराना था। तो बॉक्सर रिविलियन इन चाइना में जो जो होता है वो 1900 से लेके 1901 के बीच होता है। मैक्सिकन रिवोल्यूशंस जो आपका होता है वो आपका 1910 से लेके 1920 के बीच होता है।
फिर आपका जापान जो इन्वेड करता है मंचूरिया को 1931 में करता है, और जर्मनी जो है तो रीऑक्युपाइड करता है राइनलैंड को 1936 में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर्स हो जाता है इस प्रकार, आपका यहाँ पर सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्टली मैच हो जाता है। इंटरनेशनल इवेंट्स पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और जितने भी इवेंट्स हुए हैं 1900 से लेके 2008 तक, उस सभी का वीडियो यहाँ पर हमने कवर किया है, डिटेल में एनालिसिस किया है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत ये प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू हमारे चैनल में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी सभी वीडियोज। तो यहाँ पर बॉक्सर रिविलियन जो होता है वो चाइना में 1900 से 1901 तक होता है। मैक्सिकन रिवॉल्यूशन 1910 से 1920 तक। जापान जो इन्वेड करता है मंचूरिया को 1931 में करता है, और जर्मनी जो है तो रीऑक्युपाइड करता है राइनलैंड को 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई करना था ट्रू फैक्ट अबाउट द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से करेक्ट हैं। तो ईस्ट एशियन समिट फाउंड होता है 2005 में, ये करेक्ट है। संघाई या सीओ का जो स्थापना होती है, एस्टैब्लिश होता है, वो 2001 में होता है, ये भी सही है। नार्डिक काउंसिल फाउंडेड होती है 1952 में, ये भी सही है। और आसियान रीजनल फोरम 1994 में फाउंड किया जाता है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर सार्क जो है तो सार्क की स्थापना 1987 में नहीं होती, बल्कि 1985 में सार्क की स्थापना की जाती है। 1985 में की जाती है, ना कि 1987 में। तो ये ई नंबर यहाँ पर स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बाकी ए बी सी डी चारों आपके ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु सजेस्ट दैट द बुर्जुआजी assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of the rival प्लोटेरियन हेजेमनी एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंसेंट। तो ये किसने ये सजेस्ट किया कि जो बुर्जुआजी एजम्पशंस हैं, उनके पूर्व धारणाएं हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनको ओवरथ्रो किए जाने की जरूरत है। बाय इटेब्लिश क्या करेंगे, प्लोटेरियन जो हेजेमनी है, सर्वहारा वर्ग की जो हेजेमनी है, और मैन्युफैक्चर बाय कंसेंट, सर्वसम्मत के द्वारा। तो उसको हटा के फेंकना है, ओवरथ्रो करना है बुर्जुआजी एजम्पशंस और वैल्यूज को। ये जो सजेस्ट किया गया था, ये एंटोनियो ग्राम्सी के जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वहां से ये बात निकल के आती है। तो एंटोनियो ग्राम्सी का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एंटोनियो ग्राम्सी इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसफर और पॉलिटिशियंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक द ह्यूमन कंडीशन। द ह्यूमन कंडीशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी जाती है, तो ये बुक लिखी जाती है अन्ना हरेंट के द्वारा। याद रखिएगा, अन्ना हरेंट बुक लिखते हैं द ह्यूमन कंडीशंस। अन्ना हरेंट एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, और ये अपनी बुक पब्लिश कराते हैं द ह्यूमन कंडीशन 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है इसेंशियल फैक्ट्स को रिलेटेड टू जर्मन फिलोसफर जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल्स। तो जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल्स के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताने हैं कौन से फैक्ट्स करेक्ट हैं उनके बारे में। इनकरेक्ट फैक्ट्स को आपको हटा देना है, तो करेक्ट फैक्ट आइडेंटिफाई करना है। हीगल पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का आइडिया जो तो पॉपुलराइज नहीं करते जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल्स। तो ये स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया था हीगल्स वर्जन ऑफ आइडियलिज्म इज नोन एज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। तो हीगल जो है तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, जाना जाता है उनके आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को। ये बात सही है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हीगल sought to describe the dialectical process in term of thesis, antithesis and synthesis। तो हीगल्स जो है तो अपने डायलेक्टिकल प्रोसेस को थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के टर्म में जो है तो डिस्क्राइब करते हैं, ये बात भी करेक्ट है। तो बी और सी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। हीगल्स ऑथर्ड द बुक फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो फिनोमोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो बुक है ये हीगल्स के द्वारा लिखी जाती है, ये बात भी सही है। कार्ल मार्क्स वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हीगल्स। तो कार्ल मार्क्स जो है तो हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं हीगल्स के विचारधाराओं से, उनके आइडियोलॉजी से, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर बी सी डी और ई ये चारों आपके करेक्ट हैं, ए भर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक।
तो हीगल जो है तो पॉपुलराइज नहीं करते क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस का आइडिया। बाकी सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट थे। हीगल्स के जो आइडियलिज्म का वर्जन है उसको डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के रूप में जाना जाता है। वो एंटीथेसिस, सिंथेसिस और एंटीथेसिस और सिंथेसिस के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं अपने डायलेक्टिकल प्रोसेस को। बुक लिखते हैं फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, और कार्ल मार्क्स जो है तो इन्फ्लुएंस होते हैं हीगल की फिलॉसफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए थे, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। रेडिकल फेमिनिस्ट कॉल फॉर ओवर टर्निंग द जेंडर ऑपरेशंस। तो जेंडर जो ऑपरेशंस है तो उसको ओवर टर्निंग करने की बात करते हैं रेडिकल जो फेमिनिस्ट हैं, वो बात बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, आइडियोलॉजी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू लेजिटिमाइज द रूल ऑफ डोमिनेंट क्लास। तो मार्क्सिज्म जो विचारधारा है उसके अनुसार जो आइडियोलॉजी होती है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होती है लेजिटिमेट करने के लिए, सही ठहराने की, जो रूल ऑफ डोमिनेंट क्लास होता है, डोमिनेंट क्लास के शासक को। तो ये बात मार्क्सिज्म कहते हैं। तो यहाँ ये बात भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फासिज्म पीपल शुड फॉलो द डिक्टेट ऑफ देयर लीडर। यानी जो फासिज्म आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उनका मानना है उन लोगों का कि जो लोग हैं उनको अपने रूल, जो लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, उनके बातों को, उनके द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, फासिज्म कहता है। और ये फासिज्म की विचारधारा के अनुसार ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जीएस मिल अपोज द राइट ऑफ वुमेन्स। तो जीएस मिल राइट्स ऑफ वुमेन्स को अपोज नहीं करते, बल्कि बिल ऑफ राइट्स जो वुमेन्स के लिए पेश किया जाता है उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात जो है तो इनकरेक्ट हो जाती है। ई नंबर स्टेटमेंट क्या दिया है, टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर कार्ल मार्क्स अपोज एनी आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए कार्ल मार्क्स जो है तो आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर डी और ई स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट थे, ए बी सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट थे। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर की जाएगी, वहां से भी आप लोग जाकर इसको अपलोड तो देख सकते हैं। द पॉलिटिकल नेटवर्क टेलीग्राम चैनल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में आपको ईयर्स दिया है, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस जो होता है ये 1944 में होता है, तो एक आपका थर्ड हो गया। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो सुएज कैनाल्स में होता है वो 1956 में भेजा जाता है, तो बी का आपका सेकंड हो गया। सी क्या है, इटेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1965 को इटेब्लिश किया जाता है, और यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो इटेब्लिश किया जाता है वो 1972 को इटेब्लिश किया जाता है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा डी का फर्स्ट। यहाँ पर आपका जो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या क्या हो जाता है, जो डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस है वो 1944 में होता है फर्स्ट के साथ। यूएन पीस कीपिंग मिशन 1956, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 और यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना है इन्वायरमेंटल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंटल इवेंट दिए हैं, उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी जो होता है वो 2013 में होता है। पब्लिकेशंस ऑफ द रियो डिक्लेरेशन इन एजेंडा 21 जो अर्थ समिट में होता है, ये 1992 को अर्थ समिट आयोजित होता है। ग्रीन पीस जो फाउंड होता है वो 1971 में होता है। भोपाल में जो केमिकल प्लांट डिजास्टर होता है वो 1984 में होता है, और चेरनोबिल न्यूक्लियर जो डिजास्टर होता है वो 1986 में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका सी आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, सी डी ई बी ए, सॉरी सी डी ई बी ए सही करेक्ट है। थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो ग्रीन पीस की स्थापना कब की जाती है, 1971 में। भोपाल में जो डिजास्टर होता है 3 दिसंबर 1984 में होता है। चेरनोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट में डिजास्टर होता है वो अप्रैल 1986 में होता है। रियो डिक्लेरेशन इन एजेंडा 21 जो पब्लिश होता है वो ड्यूरिंग द अर्थ समिट होता है जो 1992 में होता है। और मिनीमाता
कन्वेंशंस ऑन मर्करी जो होता है वो अडॉप्ट किया जाता है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट हैज बीन गारंटीज थ्रू विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल्स के तहत ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में ये अपॉर्चुनिटीज दी गई है इंडियन सिटीजन्स को, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये गारंटी देता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का इन पब्लिक अपॉइंटमेंट के मैटर्स में, और किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सिटीजन्स में, इंडियन सिटीजन में, उसको कहता है कि अगेंस्ट किसी भी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाएगा, ना तो रिलीजन्स के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या एनी ऑफ देम। तो ये सभी चीज जो शब्द हैं ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में इसको ही पूछा जाता है कि कौन कौन से आधार पे जो है तो डिस्क्रिमिनेशन को मना किया गया है इंडियन स्टेट्स के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था राम मनोहर लोहिया एडवांस हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री थ्रू हिज फेमस वर्क। तो राम मनोहर लोहिया जो अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री देते हैं अपने किस वर्क के माध्यम से देते हैं, तो यहाँ पर जो व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक है ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है, और इसी में इसको अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री जो है उसको वो एडवोकेट करते हैं, एडवांस्ड करते हैं, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द प्रपोज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेकंड डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कौन प्रपोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो वो थे माइक्रो रूबियो। करेक्ट आंसर क्या होगा, माइक्रो रूबियो को जो तो सेकंड अपने डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है तो प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 41 क्वेश्चंस व्हेन द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 वाज अमेंडेड इन। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 को किस वर्ष अमेंड किया गया था, जो प्रोवाइड करता है फॉर द इटेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो इसको 2002 में अमेंड किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2002। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को अमेंडमेंट किया गया था ईयर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग इनटू इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इसको अरेंज करना था। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशंस में इसको। द मैग्ना कार्टा जो साइन किया जाता है किंग जॉन फर्स्ट के द्वारा साइन किया जाता है 1215 में। द पिटिशंस ऑफ राइट एक्सेप्ट बाय चार्ल्स वन के द्वारा पिटिशंस ऑफ राइट को जो एक्सेप्ट किया जाता है वो 1628 में एक्सेप्ट किया जाता है। बिल ऑफ राइट जो एक्सेप्ट किया जाता है, बिल ऑफ राइट ब्रिटेन में जो आता है वो 1689 में जो तो आता है। इसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन यूनाइटिंग द किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये जो है तो एक्सेप्ट किया जाता है 1707 में। और द फाल्कन वार विथ अर्जेंटीना जो होता है वो 1982 में होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4 था इस क्वेश्चन का उत्तर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव इटेब्लिशमेंट बाय यूनाइटेड नेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, इटेब्लिशमेंट दिए हैं यूनाइटेड नेशंस के, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशंस में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पीस जो होती है कोस्टा रिका में इटेब्लिश की जाती है 1980 में, इसको इटेब्लिश की जाती है। ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया जाता है 1988 में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट्स जो है इसको अडॉप्ट किया जाता है 1997 में। यूएन रोल बैक मलेरिया इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया जाता है 1998 में। और एस्टेब्लिशमेंट जो किया जाता है यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट को वो 2000 में किया जाता है। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वुमेन्स मूवमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स
developed strong over the years. Some of its basic facts include, तो यहाँ पर वुमेन्स जो मूवमेंट्स है यूनाइटेड स्टेट्स में जो लॉन्च किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे, तो ओवर द डेवलप ईयर्स जो है तो डेवलप हुए हैं। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आपको इनको बताना है कि इनमें से कौन से फैक्ट्स करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया है, द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हेल्ड इन 1848 मार्क द बर्थ ऑफ द यूएस वुमेन राइट्स मूवमेंट। तो जो सेल्का फॉल कन्वेंशन है जो 1848 में होता है, उसको यूएस में जो है तो वुमेन राइट्स मूवमेंट्स के लिए एक बर्थ के रूप में माना जाता है, शुरुआत के रूप में देखा जाता है, बिगिनिंग होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 19th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द वोट टू अमेरिकन वुमेन इन 1920। तो अमेरिकन वुमेन्स को वोट डालने का जो अधिकार है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गारंटी की जाती है 19th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1920 में। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था। द नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन वाज सेट अप इन 1869। तो नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया जाता है 1869 में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। A feminist writer Simon de Beauvoir published the book The Second Sex। जो सेकंड सेक्स जो बुक है वो साइमन डी ब्यूआर के द्वारा लिखी गई है। ये बात भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक वुमेन इन यूएस हैज बीन नरेटेड फर्स्ट बाय ग्रेटा थनबर्ग। तो ग्रेटा थनबर्ग एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ना कि ये फेमिनिस्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी सभी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर्स यहाँ पर कौन से हैं? करेक्ट आंसर्स आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने थे, तो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच कराना है दो लिस्ट को। एक लिस्ट में आपको कुछ कमेटीज या एक्ट्स के बारे में दिया है, और सेकंड लिस्ट में वो किस लिए हैं या उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, तो उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। तो पेडलेंटन जो एक्ट आया था, ये यूएस सिविल सर्विस कमीशंस में रिफॉर्म्स के लिए आया हुआ था, तो एक आपका 4 हो जाता है। फर्स्ट हूवर कमीशन जो बना था, ये इंक्रीज करने के लिए था मैनेजर कैपेसिटी इन एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट में। तो यहाँ पर आपका बी का जो है तो फर्स्ट हो जाता है। हॉथन जो स्टडीज हुई थी, ये वर्क इन्वायरमेंट जो प्रोडक्टिविटी के लिए किया गया था एल्टन मॉयो के द्वारा 1924 से लेकर 1932 के बीच। ठीक। यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट 2016 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आया था, वो रशियन इंटरफेरेंस यूएस इलेक्शंस को जांच करने के लिए ये रिपोर्ट्स दी गई थी। तो यहाँ पर डी जो है तो डी का थर्ड हो जाएगा, यानी ए का फोर्थ, बी का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपके सार्क के समिट दिए हुए थे, और जो सेकंड लिस्ट में वो किस ईयर्स में या कहाँ पर हुए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो ढाका में सार्क समिट हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 10 से 11 अप्रैल 1993 में। ठीक। तो एक आपका फर्स्ट हो जाता है। न्यू दिल्ली में जो हुआ था वो 2 से 4 मई के बीच 1995 में हुआ था। कोलंबो में जो हुआ था वो 29 से 31 जुलाई 1988 में हुआ था। और इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो हुआ था 2 से 6 जनवरी 2004 में ये शार्क समिट हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ढाका में 10 से 11 अप्रैल 1993 में ये समिट आयोजित हुआ था। प्रपोज किया गया था पहले 10 से 11 अप्रैल 1992 में, लेकिन इसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर ये 1993 में हुआ था। न्यू दिल्ली में जो हुआ था वो 2 से 4 मई 1995 में हुआ था। कोलंबो में आपका 23 से 31 जुलाई 1998 में हुआ था। इस्लामाबाद में 2 से 6 जनवरी 2004 में हुआ था। तो हमारा क्रैक यूजीसी नेट विथ वीवाईक्यू जो सीरीज है उसमें शार्क से रिलेटेड सभी डिटेल्स इंफॉर्मेशंस को कवर किया गया है, वो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर क्रैक यूजीसी नेट विथ वीवाईक्यू को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री
स्पेंडर कंट्री टू 2023 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जो कंट्री हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम जिसका है वो साउथ कोरिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है यहाँ पर जो दिए हुए हैं ऑप्शंस। फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर में यूक्रेन आता है, थर्ड में आपका रसिया आता है, फोर्थ में चाइना, और सबसे आगे जो सबसे ज़्यादा जो है ना फिफ्थ यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूएसए को जो होता है एक्सपेंडिचर्स होता है, सबसे कम साउथ कोरिया का होता है। ठीक, तो इस यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर। सबसे पहले आपका ऑप्शन ए आएगा, ए बी ई और फिर डी सी, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो ईच कंट्री के द्वारा 2023 में किया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर्स में अगर करते हैं तो सबसे पहले साउथ कोरिया सबसे कम एक्सपेंडिचर करता है 47.9 बिलियन। यूक्रेन जो है तो 64.8 बिलियन डॉलर्स में, 130 बिलियन डॉलर रसिया का है मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। चाइना का 296 बिलियन डॉलर है और यूएसए का 1916 बिलियन डॉलर्स है। इसको आप लोग विकीपीडिया से में देख सकते हैं, लिस्ट कंट्रीज द हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स विकीपीडिया के सोर्स से लिया गया है 2023 में। तो यूनाइटेड स्टेट्स का देख सकते हैं 1916 बिलियन डॉलर्स में है, ये सभी बिलियन डॉलर्स में दिया हुआ है। चाइना का एक्सपेंडिचर 296 था, रसिया का 130 था जो क्वेश्चन में पूछा गया था। यूक्रेन की बात किया जाए तो 64.8 था और साउथ कोरिया का 47.9 था। इंडिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए 2023 में तो 83.6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर एलोकेशंस ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में एलोकेशंस जो सीट्स का किया गया है उसके आधार पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के पास राज्यसभा की सीट है 18, फिर बिहार के पास आती है 16, कर्नाटका के पास है 12, केरला के पास 9, आसाम के पास 7। तो यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा CEA और DB, यानी ये थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। तमिलनाडु 18 सीट्स, बिहार 16 सीट, कर्नाटका 12 सीट, केरला जो है तो 9 सीट और असम 7 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक को जो नहीं एसोसिएटेड करती विथ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी FW रिक्स के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इकोलॉजिकल अप्रोच में वहां से लिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये यूनिवर्सलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट नहीं करती, बाकी वो पॉलीफंक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं, अटेनमेंट के बारे में बात करते हैं, सेलेक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। यूनिवर्सलिज्म जो है तो नहीं पाया जाता। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सलिज्म। ठीक, FW रिक्स के द्वारा दिया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है इकोलॉजिकल अप्रोच, उसके अंतर्गत ये प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जिसमें वो सेलेक्टिज्म, अटेनमेंट और पॉलीफंक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सलिज्म जो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं एसोसिएट करता FW रिक्स के जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसके। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर ईयर ऑफ एडमिशन इन यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस में किस ईयर्स में कौन सी कंट्री ज्वाइन करती है उसके आधार पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इंडिया ज्वाइन करता है 1945 में, फिर 1947 में पाकिस्तान ज्वाइन करता है, उसके बाद आपका म्यांमार जो है तो 1948 में ज्वाइन करता है, इजराइल 1949 में करता है और श्रीलंका जो है तो 1955 में करता है। तो यहाँ पर आपका DABEC यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन करता है? अक्टूबर 30, 1945 में यूएन का जो चार्टर साइन होता है उसी दिन से। तो ये फाउंडिंग मेंबर्स में है इंडिया साइन कंट्री आता है। फिर पाकिस्तान जो है तो सितंबर 30, 1947 में ज्वाइन करता है। अप्रैल 19, 1948 को म्यांमार ज्वाइन करता है। मई 11, 1949 को इजराइल और दिसंबर 14, 1955 में श्रीलंका ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 25 और क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है पार्ट 2 वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ और डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलते हैं, उसका बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।